Hello everyone, Namaste. It's Dr. Shruti. I am PLR therapist and healer, and I help women to release emotional wounds caused by toxic in-laws, husband or parent to become happy and peaceful in their life. और अगर आपको भी अपने इमोशनल वुंड्स रिलीज करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री कंसल्टेशन सेशन का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है नार्सिसिज्म एंड ब्लैक मैजिक, और किस तरह से नार्सिसिज्म एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि नार्सिसिज्म है क्या, और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत सिंप्लीफाई, जितना मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ उतना मैं इसे सिंप्लीफाई करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो देखिए, लाइफ की जैसे अलग अलग सेक्टर्स हैं। हेल्थ है, करियर है, मनी है, प्रोफेशन है आपका, और रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअलिटी है। ये तीन चार हमारे मेन सेगमेंट्स होते हैं लाइफ के। तो इसमें अ, हर सेगमेंट की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। जैसे हेल्थ के अपने इश्यूज होते हैं, उसमें अलग तरह की सफरिंग है। करियर से रिलेटेड सफरिंग बिल्कुल अलग तरह की है। और स्पिरिचुअलिटी की बात करें, वहाँ पे अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग तरह की कन्फ्यूजन है, अलग तरह की सफरिंग है। और रिलेशनशिप जो है, तो रिलेशनशिप की अपनी अलग तरह की सफरिंग है। तो मेरा मेरा जो वर्क है वो रिलेशनशिप को लेकर के है। तो रिलेशनशिप में जो सफरिंग होती है, तो अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझना चाहें कि नार्सिसिज्म है क्या, तो नार्सिसिज्म एक तरह से रिलेशनशिप में होने वाली एक बीमारी है, एक बीमारी की तरह है, कि डिसीज है जिस जो एक्चुअल में लोगों को अपनी ट्रीट करनी चाहिए, इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कुछ मेडिसिन्स लेनी है। ये एक तरह से नार्सिसिज्म एक तरह से एनर्जी है, जो बिल्कुल डेविलिश टाइप की एनर्जी होती है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जो कुछ ऐसे लोग जो गलत रास्ता चूज करते हैं, गलत रास्ते पे चल करके लाइफ में हर चीज पाना चाहते हैं, वो लोग ये डेविलिश एनर्जी का रास्ता चूज करते हैं, वो नार्सिसिस्ट हैं। और जो लोग अच्छा रास्ता चूज करते हैं वो इम्पैथेटिक लोग होते हैं, नॉर्मल लोग होते हैं। तो रिलेशनशिप में जो एक बहुत बड़ी आज के टाइम में बीमारी है, और अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोगों को नहीं पता कि लोग इस तरह के रास्तों को चूज करते हैं। तो आज के टाइम में ये इतना इम्पोर्टेंट है, मैं आज आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। रिलेशनशिप में आज के वक्त इतनी ज़्यादा ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी चाहिए कि आपको पहचानना आना चाहिए। नार्सिसिज्म के बारे में अवेयरनेस हो, उसके बारे में नॉलेज हो, ताकि आप सोच समझ के चूज करके आप रिलेशनशिप में जाएं, रिलेशनशिप को फॉर्म करें, या बाउंड्रीज आप सेट करें किसी के साथ। जैसे अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करें तो उसको तो हम कंप्लीटली कट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ रिलेशनशिप आपके पेरेंट के साथ है, बाई चांस आपके पेरेंट नार्सिसिस्ट है, अब आप क्या करेंगे? तो वहां पे आपको बहुत स्ट्रिक्टली बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी। लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्या होता है, अगर आपने नार्सिसिज्म को नहीं समझा, तो आप ना देखो, पता है क्या, जैसे मैंने बताया ना, अलग अलग एरियाज है। तो जैसे अगर हेल्थ है, अगर हेल्थ में कोई इशू हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो एक डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी होगा ना, तो उसका असर हर डिपार्टमेंट पे पड़ता है। अगर हेल्थ में कुछ हुआ तो थोड़ा सा असर उसका रिलेशनशिप पे देखने को मिलेगा, थोड़ा असर उसको करियर पे देखने को मिलेगा, थोड़ा असर उसको स्पिरिचुअलिटी में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप में कुछ हुआ ना, तो उसका तो बहुत ही ज्यादा उसका इफेक्ट हर डिपार्टमेंट पे पड़ता है। अगर आप टॉक्सिसिटी की वजह से परेशान हैं, या नार्सिसिस्टिक लोगों की वजह से परेशान है, तो सीधा सीधा इसका असर आपकी हेल्थ पर पड़ता है, सीधा सीधा इसका असर आपके करियर, आपके मनी फ्लो पर होता है, और स्पिरिचुअलिटी पे तो होता ही होता है। इसलिए इस चीज को सॉल्व करना, सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये मैंने अपने हीलिंग प्रोग्राम में देखा है कि जैसे कोई वुमेन अपने इमोशनल वुंड्स को हील करती है, कुछ ही मंथ्स में उसका मनी फ्लो इंप्रूव हो जाता है, कुछ ही मंथ्स में उसकी हेल्थ अच्छी हो जाती है, भगवान में मन ज्यादा लगने लग जाता है, स्पिरिचुअल लेवल भी हायर हो जाता है। तो इतना ज्यादा इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। यानी हर सेगमेंट का असर दूसरे सेगमेंट पर पड़ता ही पड़ता है। लेकिन नार्सिसिस्टिक जो प्रॉब्लम है, टॉक्सिसिटी जो प्रॉब्लम है, जो रिलेशनशिप में होती है, उसका तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पड़ता है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नार्सिसिज्म को, नार्सिसिस्टिक लोगों को, टॉक्सिक लोगों को, ताकि आप अपनी लाइफ के लिए राइट डिसीजन ले सके, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि अगर आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो गए, आपके थॉट्स डिस्टर्ब हो गए, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर तो इंसान एक जगह बस बैठ जाता है कि अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा।
तो जनरली जब आप किसी से भी सुनेंगे, कोई भी कोच है या कोई भी जो नार्सिसिज्म के बारे में बताते हैं, तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि एक नार्सिसिस्ट कैसा होता है। एक नार्सिसिस्ट बहुत ग्रैंडियोज होता है, उसे बहुत ग्रैंड लेवल पर करना बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक नार्सिसिस्ट ऐसा होता है जिसको लोगों की अप्रिसिएशन बहुत अच्छी लगती है। एक नार्सिसिस्ट ऐसा होता है जिसे कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है। एक नार्सिसिस्ट ऐसा होता है कि भाई वो बहुत इनसिक्योर होता है। तो जब लोग इस तरह का डिस्क्रिप्शन सुनते हैं ना, तो कई बार बहुत सारे एम्पैथेटिक लोगों को लगता है अरे कहीं मैं नार्सिसिस्ट तो नहीं हूँ। सबसे पहले नार्सिसिस्ट तो कभी नहीं सोचता कि मैं नार्सिसिस्ट हूँ या नहीं हूँ, लेकिन एम्पैथेटिक पर्सन जब डिस्क्रिप्शन सुनता है ना ये सारे, तो उसको ऐसे लगता है कहीं मैं तो नहीं हूँ नार्सिसिस्ट। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने नार्सिसिज्म के बारे में जाना, तो मैं जब पढ़ रही थी उसके बारे में, तो मैंने एक नार्सिसिस्ट जो एक्सपर्ट कोच है उनको भी कंसल्ट करा, बिकॉज मैंने 15 साल 3 नार्सिसिस्ट के साथ में रही हूँ। तो कितना डैमेज किया उन लोगों ने मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आज मैं एक बहुत सक्सेसफुल हीलर हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, तो क्रेडिट इन तीनों नार्सिसिस्ट को ही जाता है। इनकी वजह से ही मैं जो इन्होंने इतना ट्रॉमा मुझे कॉज किया, उसकी वजह से जब मैंने उसको हील किया तो मैं एक हीलर थेरेपिस्ट बन गई। और वो कभी जर्नी में आपको अपनी कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। तो अभी हम टॉपिक से हटते नहीं है। तो मैं आपको वापस उसी पॉइंट पे लेके आना चाह रही हूँ। तो जब मैंने नार्सिसिस्टिक जो एक्सपर्ट थे उनको जब मैंने कंसल्ट करा, उन्होंने मुझे जब सारी चीज़ें बताई, तो मैं इतनी डाउटफुल हो गई। तो मुझे लगा कहीं मैं तो नार्सिसिस्ट नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहली पहचान, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कहीं मैं तो नार्सिसिस्ट नहीं हूँ, तो ये पहली पहचान है, आप नार्सिसिस्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज, एक नार्सिसिस्ट को हमेशा पता होता है कि उसने दूसरे को कितना बुरी तरह डैमेज करा है ना। सेकेंड चीज, वो ये कभी मानने को तैयार नहीं होते कि वो नार्सिसिस्ट है। एक एम्पैथेटिक पर्सन ये होता है जो जिसको डर लगता है कहीं मैं नार्सिसिस्ट तो नहीं हूँ, मैं नार्सिसिस्ट तो नहीं हूँ। तो आपको पहले समझना पड़ेगा। मैंने देखा कि हर जगह ना इसके बारे में ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगी कि क्या फर्क है एक एम्पैथेटिक पर्सन में और एक नार्सिसिस्टिक पर्सन में। आप कैसे पहचाने कि आप नार्सिसिस्ट हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे जो नार्सिसिज्म के बारे में बताया कि भाई वो ग्रैंडियोज होते हैं, ग्रैंड लेवल पर अच्छा करना उनको पसंद होता है, या लोगों की तारीफें उनको अच्छी लगती हैं, या बहुत इनसिक्योर होते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये चाहना सभी का होता है, चाहे वो नार्सिसिस्ट हो, चाहे वो एक नॉर्मल पर्सन हो। हर इंसान कंट्रोल करना चाहता है, हर इंसान को अप्रिसिएशन पसंद है ना। और मतलब जो नार्सिसिस्ट को चाहिए वही एक नॉर्मल इंसान को भी चाहिए होता है। तो फिर क्या चीज है जो इनको फर्क बनाती है, या क्या चीज है जो एक को राक्षस बना देती है तो एक को एंजल बना देती है? उसमें क्या है, उसमें डिफरेंस है। वो डिफरेंस है कि सबसे पहले पर्पस, पर्पस का डिफरेंस है, और दूसरा वेज, क्या तरीका है। तो जैसे मान लीजिए कंट्रोल की बात आ गई है ना, कि किसी इंसान को ये है कि मुझे कंट्रोल करना है। तो नार्सिसिस्ट को भी कंट्रोल करना है और एक एम्पैथेटिक पर्सन को भी कंट्रोल करना है। अब दोनों को कंट्रोल करना है, लेकिन दोनों की सोच में, दोनों के पर्पस में और दोनों के वेज में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। कैसे? एक नार्सिसिस्ट उसे कंट्रोल करना है, तो वो उसके लिए ना, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस बस ये है कि मुझे ना सुपीरियर बनना है। बस मुझे दिखना चाहिए कि आई एम द बॉस, बस मुझे सुपीरियर बनना है, इसलिए मुझे कंट्रोल करना है। ठीक है, नंबर वन ये। नंबर टू, इसके लिए वो कोई भी गलत रास्ता चूज कर लेंगे। आपको हार्म हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे ये करना है, उसके लिए अगर मुझे एक को मारना पड़े, दूसरा ये मर जाए, वो मर जाए, उसकी हेल्थ खराब हो जाए, उसका कुछ हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके अंदर ना इम्पैथी नहीं होती, मतलब उनके अंदर ना उनको दूसरे का दर्द समझ में नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं उसकी वजह से अगला इंसान कितना पेन में जा रहा है। उन्हें बिल्कुल समझ, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो चाहे छोटा बच्चा हो। एक छोटा बच्चा परेशान हो रहा है ना, पेन में है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो रोए गाए, वो अकेला रहे, उसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गई एक नार्सिसिस्ट की सोच। वहीं एक जो दूसरा पर्सन है, जो इम्पैथेटिक पर्सन है, उसको भी कंट्रोल करना है। तो जितने भी इम्पैथेटिक पर्सन है ना, वो कंट्रोल करते हैं इसलिए क्योंकि वो सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, वो सिस्टम को सही करना चाहते हैं, इसलिए कंट्रोल करते हैं। वो कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए उसके उनके पीछे एक होता है कि मुझे ना, फॉर एग्जाम्पल एक घर है ना, तो घर को भी अगर चलाना है, या एक कंपनी चलानी है, तो अगर इंसान के पास कंट्रोल करने की पावर नहीं होगी तो वो कैसे चलाएगा? तो एक अच्छा इंसान कंट्रोल करता है
चीजों को अरेंज करने के लिए अच्छे वे में, ताकि सब लोग खुश रहें, सब लोग हैप्पी रहें, सब लोग सेटिस्फाइड रहे। वो इसीलिए अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं, और उनको लेने की इच्छा होती है कि कंट्रोल इसलिए चाहिए ताकि वो हर किसी की नीड को फुलफिल कर सके, पूरे सिस्टम को ठीक कर सके। अगर किसी को कंट्रोल करने की डिजायर नहीं होगी तो हमारे सोसाइटी में अच्छे अच्छे लीडर्स ही नहीं बनेंगे। एक लीडर तो कितना कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनके पीछे जो उनकी जो सोच होती है ना, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, पहली चीज। नंबर टू, पर्पस, मतलब पर्पस हो गया ये। नंबर टू हो गया आपका कि वेज, वो करते कैसे हैं। तो सबसे बड़ी बात, जितने भी पैथेटिक लोग होते हैं ना, वो इतने गिविंग होते हैं, इतने लविंग होते हैं, इतने काइंड होते हैं ना, कि लोग खुद अपने हाथों, अपने आप से वो अपना कंट्रोल उनको दे देते हैं कि आप हमें कंट्रोल करिए। है ना, देखा है ना, बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं उनको लोग खुद चूज करते हैं कि हाँ, हम आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपकी एबिलिटी के ऊपर, आपकी इंटेलिजेंस के ऊपर, तो हम खुद ही चाहते हैं आपसे कंट्रोल होना। तो एक नॉर्मल पर्सन को लोग अपने हाथ से, अपने मन से कंट्रोल देते हैं, और खुश होकर के देते हैं। और जब किसी पैथेटिक पर्सन को कंट्रोल मिलता है तो वो उसको बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, यानी कि सब चीज़ों को देखते हैं, सबको खुश रखते हैं, अच्छी तरह से सबकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है या नहीं हुई है वो चीज़ देखते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट ऐसे नहीं होते। अब देखो ना, जैसे एक था ना, क्या नाम था उसका जर्मनी में, उसका नाम था हिटलर। तो एक हिटलर भी था, है ना। तो हिटलर ऐसे, इस टाइप के जो लीडर्स होते हैं, नार्सिसिस्टिक लीडर्स होते हैं, तो वो कितना लोगों को परेशान करते हैं, कितना लोगों को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, लोगों को टॉर्चर कर करके। तो नार्सिसिस्टिक मतलब दूसरों को टॉर्चर करना, टॉर्चर कर करके, परेशान कर करके लोगों को उनकी लाइफ खराब कर देनी, ये होते हैं नार्सिसिस्टिक लीडर। लेकिन जो दूसरे एम्पैथेटिक लीडर होते हैं, जो अच्छे अच्छे लीडर्स हुए हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। लोग इतना प्यार देते हैं उनको, है ना। ऐसे भी लीडर्स के बहुत सारे हमारे हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से लोगों को, लोगों का दिल जीत करके और लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, प्यार से करा। लेकिन कंट्रोल तो चाहिए ना, बिना कंट्रोल के तो नहीं होगा। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ नार्सिसिस्ट को कंट्रोल चाहिए, नहीं, कंट्रोल सबको चाहिए। लेकिन दोनों के पर्पस में और दोनों के वेज में बहुत फर्क होता है। ठीक इसी तरह से अब बात है इनसिक्योरिटी की। तो दोनों ही इनसिक्योर होते हैं, एक नॉर्मल पर्सन भी इनसिक्योर होता है, नार्सिसिस्ट भी इनसिक्योर होता है। लेकिन फिर से नार्सिसिस्ट अपनी इनसिक्योरिटी को ठीक करने के लिए बहुत गलत तरीके चूज करता है ना। अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए वो दूसरे को नीचा गिराता है, टू फील सिक्योर, सेफ। लेकिन एक नॉर्मल पर्सन है, उसके अंदर अगर इनसिक्योरिटी है किसी चीज को लेकर के, तो वो सोचते हैं मैं अपनी इनसिक्योरिटी को कैसे ठीक करूं, मुझे हीलिंग वर्क करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये सुनना चाहिए, इस तरह से मैं अपने आप को ठीक करूं। तो एक नॉर्मल पर्सन अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है, अपने एफर्ट्स पुट करके, अपने अपने आप पर मेहनत करके। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सन वो दूसरे को नीचा गिरा के ऊपर उठते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अ, अच्छाई सभी के अंदर है, बुराई भी सभी के अंदर है। लेकिन क्या चीज़ है जो किसी एक पर्सन को टॉक्सिक बनाती है और किसी एक पर्सन को अच्छा बनाती है, उसके पीछे होता है पर्पस, और उसके पीछे होता है कि उसके लिए वो तरीके क्या चूज करते हैं, है ना। तो नार्सिसिस्टिक पीपल जब ब्लैक मैजिक यूज करते हैं तो उसके पीछे भी उनका क्या रीजन है, कंट्रोल करना। अब आप यही देखिए कि कंट्रोल करने का कितना गलत तरीका है, ब्लैक मैजिक यूज करना कितना गलत तरीका है। ये है नार्सिसिज्म, है ना। कंट्रोल करना है तो ऐसे नहीं कि अपनी काबिलियत से या कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक घर है ना, एक घर में आ, सिचुएशन खराब चल रही है ना। एक हस्बैंड भी और एक वाइफ भी है, दोनों खराब और घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो वाइफ ने तो बहुत मेहनत करी, है ना, दिन रात पढ़ाई करी और बहुत हार्ड वर्क करे, और इस वजह से वो फाइनेंशियली हायर साइड पर पहुंच गई, अच्छा अर्न कर रही है। और जब अच्छी तरह से अर्न करी तो ऑब्वियसली कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा, उसके हाथ में आ जाएगा। अभी हस्बैंड भी ऐसे ही कर सकता था ना, मेहनत कर सकता था, हार्ड वर्क कर सकता था, अर्न कर सकता था। इसने इसने क्या करा, इसने कहा कि नहीं, ये कैसे आगे बढ़ गई, तो नाउ आई विल यूज ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक यूज करके अब मुझे इसको नीचे गिराना है, ताकि ये मेरे कंट्रोल में रहे, मैं जो कहूँ वो ये करे। तो वो ब्लैक मैजिक यूज करने लगे अपनी वाइफ पर। ये है नार्सिसिस्टिक थिंग, है ना। ठीक ऐसे ही और हम एक और एग्जाम्पल लेंगे कैसे नार्सिसिस्टिक पेरेंट भी बहुत ज्यादा कॉज
प्रॉब्लम कॉज करते हैं। दूसरा जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक केस में ऐसा हुआ था कि वो जो हस्बैंड था वो नार्सिसिस्ट था। तो वो चाहता था उसकी वाइफ और उसके बच्चे दूसरी सिटी में शिफ्ट हो जाएं जहां उसके पेरेंट्स रहते थे, लेकिन उसके पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट थे, तो उसकी वाइफ रेडी नहीं थी उस सिटी में शिफ्ट होने के लिए। तो क्योंकि एक ही नार्सिसिस्ट को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, और तीन तीन को तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट मैनेज करना। तो इसके लिए उसकी वाइफ अवॉइड कर रही थी वहां जाना। तो उसने क्या किया, उसने अपने ही बच्चे को ब्लैक मैजिक करके अपने ही बच्चे के ऊपर बहुत सारी उसने इस तरह की, और ये बहुत पावरफुल होता है ब्लैक मैजिक ना, आपको लग रहा होगा। मैं भी एक टाइम था जब नहीं मानती थी, बट मैंने अपनी रियल लाइफ में ये चीजें देखी, तब जाके मुझे यकीन हुआ कि ये क्या ब्लैक मैजिक, माय गुडनेस, इट्स वेरी हॉरिबल। तो उसने क्या करा, अपनी ही वाइफ के ऊपर, अपने ही बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, और बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक क्या करा कि वो उसका पढ़ाई से मन हटा दिया, और वो फेल होता चला गया अपने, बिल्कुल उसको ऐसा मैजिक किया उसको पढ़ाई में मन ही ना लगे बिल्कुल भी। तो ये उसकी माइंड की उसकी प्लानिंग थी कि ये फेल होता चला जाएगा, ये पढ़ाई भी कुछ कर नहीं पाएगा, इसका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, फिर हम जो है कुछ इस तरह की बातें बोलेंगे कि यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है ना मदर। और ऐसा भी ब्लैक मैजिक किया वो, मतलब वो पर्सन इतना ज्यादा एक्सपर्ट था, वो दो लोगों के बीच में ब्लैक मैजिक करके बड़ी अच्छी लड़ाई करा सकता है, इतना मतलब परफेक्ट उसको वो सब चीजें आती हैं करनी। तो इस तरह से बच्चे और माँ के बीच में भी बहुत लड़ाई करा दी, बच्चे को स्कूल में फेल करवा दिया मन हटवा करके, और इस तरह से सिचुएशन ऐसी क्रिएट करी कि मतलब थक हार के वो वहां चले जाएं। तो इस तरह की जो सोच होती है, तो ब्लैक मैजिक यूज करने वाले जितने भी लोग हैं वो नार्सिसिस्ट हैं, और उनका पर्पस क्या है, कंट्रोल करना, वो भी बहुत ही गलत तरीके से। तो इस तरह से गलत तरीकों से यूज करना, ये सारी चीजें नार्सिसिज्म में आती हैं। तो जैसे एक नॉर्मल पेरेंट होते हैं ना, जो वो बच्चे को ना अलग तरह से देखते हैं कि मुझे इसको लाइफ में सेट करना है, मुझे इसको लाइफ में इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि फ्यूचर में चल के ऐसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ये अपनी लाइफ में खुश रहे, हैप्पी रहे। ये एक नॉर्मल पेरेंट की सोच होती है। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट होते हैं, उनके उनके लिए उनका बच्चा सिर्फ एक सामान है यूज करने के लिए, है ना। उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बुढ़ापा हो जाए तो मुझे बुढ़ापे में रख लें, और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई ना कोई सप्लाई मिलती रहे, उनको बच्चे की खुशी से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी खुशी से मतलब है। मतलब उनके लिए बच्चे सर्वेंट की तरह ही हैं कि उनसे वो काम करवाएंगे। नार्सिसिस्ट का मतलब यही होता है कि बस दूसरों से काम करवाओ, और अपना बस अपने बारे में सोचो कि कैसे करना है, दूसरे का कुछ नुकसान हो रहा है तो होता रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। एक फैमिली सिस्टम, एक घर में अगर एक नार्सिसिस्ट है, तो नार्सिसिस्ट ना सबको देखेगा, अपनी फैमिली में देखेगा या देखेगी, जो भी है वो मेल है या फीमेल है। हालांकि 70 जो स्टडी के अकॉर्डिंग 70% नार्सिसिज्म मेन में बहुत कॉमन है, और 30% वुमेन होती है। लेकिन चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेन हो, बाप रे, दोनों ही बराबर इक्वली उतने ही खतरनाक होते हैं, डैमेजिंग होते हैं। तो नार्सिसिस्ट क्या करते हैं, अपनी फैमिली में पहले देखते हैं सबको कि वो किस बच्चे को नार्सिसिस्ट बना सकते हैं, अच्छे से देखते हैं। नार्सिसिस्ट बनाने का तरीका पता है क्या होता है, वो भी बहुत क्रूअल होता है। नार्सिसिस्ट जिस भी बच्चे को बनाना होता है, उसको पूरी तरह से बर्बाद किया जाता है, उसको पूरी तरह से खत्म किया जाता है, उसको बहुत बुरी तरह अब्यूज किया जाता है। अब्यूज इस तरह का होता है कि एक तरफ वो बहुत अब्यूज करते हैं उसको, ठीक है, और दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, उसको बहुत पैम्पर भी करते हैं। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। शायद आप सोच रहे होंगे अच्छा, एक चीज मैं आपको और पूछना चाहूंगी, क्या आप नार्सिसिस्ट को पहचान सकते हैं अगर आप एक आउटसाइडर है? क्या आप पहचान सकते हैं नार्सिसिस्ट को, किसी की लाइफ के नार्सिसिस्ट को आप पहचान सकते हैं अगर आप एक आउटसाइडर है? बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते आप, कभी भी नहीं पहचान सकते। क्यों नहीं पहचान सकते हैं? क्योंकि नार्सिसिज्म में ये सबसे बड़ी चीज होती है, कॉमन चीज क्या होती है कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो बाहर के लोगों के सामने बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छे, धर्मात्मा बनेंगे, जितनी एक्टिंग करा लो सारी एक्टिंग करेंगे, वो बहुत धर्मात्मा, बड़े हेल्पफुल बनेंगे, बाहर के लोगों को जा जाके पैसे देकर आएंगे, शायद किसी की लड़की की शादी भी करा कर आ जाए, कहीं जाके दान भी देकर आएंगे, चिड़ियों को दाना खिलाएंगे, कबूतर को दाना खिलाएंगे, सब पता नहीं क्या क्या करेंगे, सारी अच्छी अच्छी चीजें करेंगे बाहर के टाइम जगह पर। लेकिन वहीं घर के अंदर नार्सिसिज्म का मतलब क्या है, जो क्लोज रिलेशनशिप्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके साथ उनका बहुत खराब बिहेवियर होता है, अपनी वाइफ के साथ बहुत बुरी तरह बहुत ही खराब बिहेवियर होता है उनका, अपने खुद के बच्चे के साथ बड़ा खराब बिहेवियर होता है। लेकिन ये खराब बिहेवियर भी कैसा होता है, इस तरह से होता है कि सालों साल निकल जाते हैं, और जिसके साथ ये अब्यूज हो रहा है उसको इतना भी नहीं आइडिया लगता कि ये अब्यूज है या ये टॉक्सिसिटी है। क्यों? क्योंकि एक साइकिल होती है।
कि सबसे पहले उन्होंने अब्यूज किया 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 किया, आप उस पॉइंट पे पहुंचे, आपने कहा अरे नहीं यार ये लोग गड़बड़ है, ये लोग तो गड़बड़ है, मुझे निकलना है यहाँ से। जैसे उनको पता चल गया, आपने ये चीज नोटिस कर ली कि उन्होंने कुछ बहुत गंदा खराब किया है और आप नाउ यू वांट टू क्विट, बस यहाँ पे बड़ा अच्छा अच्छा बिहेव करेंगे, वो तब तक करेंगे अच्छा अच्छा, और इतनी अच्छी अच्छी चीज करेंगे, आपको पैसे देंगे और आपके संग बहुत अच्छे प्यार से बात करेंगे, आपको कहीं ले जाएंगे, आपको प्यार करेंगे। वो तब तक करेंगे एक लेवल तक जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाए। आप कंफर्टेबल हो गए, हाँ नहीं नहीं मेरी शायद ये मेरा कंफ्यूजन था, ये लोग अच्छे ही हैं, मैं फालतू में सोच रही थी ये लोग खराब है। जैसे उन्हें कंफर्टेबल हो गया आप बहुत अच्छे हैं, फिर से आपकी डी वैल्यू करना शुरू कर देंगे, डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, इस तरह से। और फिर जैसे ही आप सोचो कि नहीं अब मुझे निकलना है, फिर अच्छा बिहेवियर। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। आ, यानी कि लव बॉम्बिंग करना, उसके बाद डी वैल्यू करना, फिर से लव बॉम्बिंग कर देना, फिर से डी वैल्यू करना। तो इंसान सोच ही नहीं पाता ना। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं कि भाई उनके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट थे, वो मर भी गए अभी भी उनको नहीं मालूम कि उनके पेरेंट नार्सिसिस्ट थे, उनके ग्रैंड पेरेंट नार्सिसिस्ट थे। कितने बच्चों को पता ही नहीं है। कितने बच्चों के घर में उनके माँ बाप की डेथ हो गई पर उनको पता ही नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मदर की डेथ हुई तो किस वजह से हुई, कि उनके फादर नार्सिसिस्ट थे, उसके उनके अब्यूज की वजह से आज वो वुमेन, एंजाइटी की वजह से उसकी डेथ हुई, डिप्रेशन की वजह से उसकी डेथ हुई। पता ही नहीं है, इतना साइलेंट बिहेवियर होता है ये, इतनी अंदर मतलब कहते हैं ना छुपी हुई बातें हैं ये। तो ठीक है ना, तो मतलब आप समझे इस बात को कि आप अगर एक आउटसाइडर है तो आप किसी की जिंदगी में जो नार्सिसिस्ट है उसको आप बिल्कुल नहीं पहचान सकते। क्योंकि आप तो कहेंगे यार लेकिन मैं तो उससे बात कर तो बहुत अच्छा इंसान है, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है, क्योंकि यही तो नार्सिसिज्म में होता है कि बाहर के लोगों के साथ बहुत अच्छा, लेकिन घर के लोगों के साथ ही बहुत ज्यादा टॉर्चर करना, वो नार्सिसिज्म है। तो जो एक नार्सिसिस्ट है, आप उसको कौन पहचान सकता है? सिर्फ वही पहचान सकता है जिसके साथ वो अब्यूज हुआ है, और वो भी तब वो पहचान पाएगा जब वो नार्सिसिज्म के बारे में पढ़ेगा। मतलब मैं 15 साल परेशान होती रही, लेकिन 15 साल के बाद पता नहीं भगवान ने कैसी कृपा करी कि नार्सिसिज्म के बारे में सारी चीजें मेरे सामने ऐसे खुलकर आने लगी। और जब मैंने वो रीड किया तब मुझे समझ में आया, अरे बाप रे, मतलब मैं इसीलिए परेशान थी, मतलब तब सारी नॉलेज तब जाकर आई। और फिर मैंने जो है नेक्स्ट स्टेप्स लिए। तो आप लोगों को बहुत ये चीज समझने की जरूरत है कि कभी भी ना किसी को आप इनवैलिडेट ना करें। कोई कहे आप ऐसे ना करें लेकिन वो तो बहुत अच्छा इंसान है, हाँ है वो अच्छा इंसान, लेकिन बाहर के लोगों के लिए वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अपनी बीवी के लिए, अपने ही बच्चों के लिए, अपनी बहुओं के लिए वो इंसान बहुत ही ज्यादा डैमेजिंग है, इमोशनली बहुत ज्यादा डैमेजिंग है। हर तरह का अब्यूज करते हैं। जैसे किसी के अगर फादर इन लॉज अगर नार्सिसिस्ट हैं तो वो चाहेंगे कि बहू उनको सारी सैलरी घर ला के दे, मतलब पैसों पे कंट्रोल चाहिए उनको। ठीक है, हर तरह से। और अगर आपने नहीं दिया तो वो अलग अलग वे में आपको पनिश भी करते हैं, अलग अलग तरीके से, है ना, पनिशमेंट देते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि नार्सिसिस्ट चूज करते हैं किसको वो नार्सिसिस्ट बनाएंगे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। वो सब उन्हें पता है वो हर बच्चे को नार्सिसिस्ट नहीं बना सकते हैं। स्पेशली नार्सिसिस्ट ये बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि इस बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैथी है। ठीक है, उस बच्चे को वो नार्सिसिस्ट नहीं बना पाते, पर हाँ उस बच्चे को डिप्रेस बहुत जरूर कर देते हैं, डिप्रेशन में चला जाता है। तो कई लोगों को ना नार्सिसिस्ट के लिए बड़ी दया आती है कि अरे यार लेकिन ना इनके साथ बच्चे बचपन में ना अब्यूज हुआ, इनके पेरेंट ने किया, तो यार इनके लिए सिंपैथी होनी चाहिए। लेकिन आप एक बात सोच के देखिए कि एक ही नार्सिसिस्ट के दो बच्चे हैं, दोनों पर अब्यूज करा, लेकिन उसमें से एक ने नार्सिसिज्म का रास्ता चूज किया और एक ने कौन सा रास्ता चूज किया, अभी भी एम्पैथी का करा। तो ये हमारी अपनी चॉइस है, हर इंसान की अपनी चॉइस है। हम मतलब दया दिखाने की भी जगह होती है, दया दिखाने के लिए भी एक सही इंसान होता है ना। किसी और को दया दिखाने से पहले सबसे पहले आप अपने ऊपर दया करिए, आप अपने आप को सेव करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें नार्सिसिस्ट लोगों से। तो अगर आप एक नार्सिसिस्ट के साथ हैं, आपकी फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट है, आप उसके साथ रह रहे हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो नार्सिसिस्ट आपका पेरेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल वो नार्सिसिस्ट आपके इन लॉज हैं, फॉर एग्जाम्पल वो नार्सिसिस्ट आपका पार्टनर है। तो अभी क्या होगा, नार्सिसिस्ट के साथ रहने की वजह से आप उनकी कंपनी, इतनी डेविलिश एनर्जी होती है, धीरे धीरे आप देखोगे कि आप ना एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हो जहां पर आप पूरी तरह से खत्म हो जाते हो, आप राख हो जाते हो, बिल्कुल खत्म। अब उस राख में से दो सिचुएशन होगी, या तो जो इंसान राख हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, या तो बिल्कुल वो फोनिक्स की तरह राइज करता है, लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है, बहुत ब्राइट बनता है ना, या तो वो वैसा होता है। या नंबर टू, क्योंकि वो खुद राख बन गया
तो वो क्या कहता है कि मैं तो खुद राख हूं, तो अब जो मेरे पास आएगा मैं उसको भी राख बनाऊंगा। ये होता है कि ये हम चूज करते हैं कि हम फोनिक्स की तरह राइज करेंगे, एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे, एक नई पर्सनैलिटी बनेंगे, या तो हम वो बनेंगे, या फिर इतने बर्बाद हो जाते हैं कि अब उन्हें लगता है अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो खत्म ना। तो अब वो कौन सी लाइफस्टाइल चूज करते हैं कि जब मैं खत्म हो चुका हूं तो अब मैं भी ऐसे ही जो मेरे साथ आएगा उसको भी खत्म करूंगा, उसका भी ऐसी कॉन्फिडेंस ब्रेक करना, उसी को उसको भी इसी तरह से अब्यूज करना। ये नार्सिसिज्म है। मुझे अपने हॉस्टल की ना एक बात याद आ रही है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो अब तो रैगिंग नहीं होती, पर हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा रैगिंग होती थी। तो फर्स्ट ईयर में एक तो हम लोग सब अलग अलग स्टेट से सारी लड़कियां थी, तो अ, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था सीनियर्स ने कि एक दिन सब रूम में सारी हम लोग जूनियर्स बैठ के हम सब लोग रो रहे थे कि यार ये लोग कितना परेशान करते हैं। तो उसमें ना दो ग्रुप बन गए। तो एक ग्रुप जो मैं थी और मेरे साथ हम लोग लड़कियां थे, हम लोग का ये वाला ग्रुप थोड़ा सा बड़ा था। तो हम लोग ये कह रहे थे कि यार जैसा इन्होंने हमारे साथ किया ना, हम हमारे जूनियर्स के साथ नहीं करेंगे। हम उनको बहुत अच्छे से रखेंगे। ये तो तरीका गलत है इस तरह से करना, हम उन्हें प्यार से रखेंगे, ढंग से हम उनके साथ बिहेव करेंगे। ये हम लोग कह रहे थे। लेकिन एक ग्रुप ऐसा था, कम था, लेकिन वो लड़कियां क्या कह रही थी, जैसा इन्होंने हमारे साथ किया है ना, अब हम इसका बदला उनसे लेंगे। ये होते हैं नार्सिसिस्ट। यानी कि इनके साथ बुरा किया इनके नार्सिसिस्टिक पेरेंट ने, या इनके जो भी है पेरेंट है या इन लॉज है या हस्बैंड, उन्होंने बुरा किया। और जब उनके साथ इतना बुरा हो गया उसके बाद वो कहते हैं कि अब हम इसका बदला आगे की जनरेशन से निकालेंगे, उनको नार्सिसिस्ट बना करके। तो इस तरह से नार्सिसिज्म, जैसे ने बताया कि किसी इंसान को खत्म कर दो, सबसे पहले तो उसका करियर खत्म करते हैं ये लोग। जिस भी माँ बाप को नार्सिसिस्ट, मतलब मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है कि कैसे जो मेरी पर्सनल लाइफ है नार्सिसिस्ट है, उसको उसके माँ बाप ने खत्म किया है, उसका करियर बर्बाद करके, उसकी मैरिड लाइफ बर्बाद करके। इसी तरह से वो करते हैं नार्सिसिस्ट। मतलब वो नार्सिसिस्ट आपके करियर से तभी खुश है अगर आपके करियर की वजह से उनको पैसा मिल रहा है, देन दे आर वेरी हैप्पी विद योर करियर। नार्सिसिस्ट आपकी शादी से तभी खुश है जब अ, आपकी वाइफ उनकी सेवा कर रही है, उनकी जिम्मेदारी लेगी, है ना। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ के साथ अपनी लाइफ में खुश हैं, या आप अपने घर के खर्चे खुद देख रहे हैं, यानी अगर आपसे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, तब वो आपकी मैरिड लाइफ भी बर्बाद करेंगे, वो आपके फाइनेंसेस भी खत्म करेंगे। ये होते हैं नार्सिसिस्टिक इन लॉज या पेरेंट जो भी हैं। इस तरह से वो किसी को भी पूरी तरह से वो खत्म कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक के ऊपर। तो जितने भी नार्सिसिस्ट हैं उनको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए जो मिल जाए। तो जैसे ही उनको ब्लैक मैजिक का एक्सपोजर मिलता है तो उनके तो मजे आ जाते हैं, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। क्योंकि उन नार्सिसिस्ट को हमेशा शॉर्टकट्स पसंद है ना, शॉर्टकट्स रास्ते पसंद है। कोई भी चीज लॉन्ग रूट पे, अब देखो अच्छे लोग तो क्या लॉन्ग रूट पे जाते हैं जिंदगी में। कोई भी चीज का मतलब अगर हमें कोई चीज ऐसी चाहिए ना, चाहे हमें पैसा चाहिए हो, चाहे हमें प्यार चाहिए हो, चाहे हमें शांति चाहिए हो, हमें कोई भी चीज चाहिए हो ना, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बड़ा लंबा रास्ता होता है किसी भी चीज को पाने का, बड़ा ही बड़ी मेहनत से और बहुत ज्यादा अ, इंसान को ना कई बार अकेलेपन से होके भी गुजरना पड़ता है, तब जाके कोई चीज मिलती है ना। अब नार्सिस के पास कहाँ इतना पेशेंस है कि भाई वो लॉन्ग रूट पे जाकर जाए तब जाके सब चीजें मिले, तो वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं हर चीज का। तो ब्लैक मैजिक तो एक बहुत बड़ा, उनको एक जब पता चलता है अरे ये तो बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, बस अब मैं इसको यूज करके, उन्हें तो वैसे भी मैनिपुलेशन करनी है, उनको तो वैसे भी झूठ बोलने हैं, झूठ बोलना मैनिपुलेशन करना, इसके सब बड़े एक्सपर्ट होते हैं ये लोग। तो जब उन्हें ब्लैक मैजिक के बारे में पता चलता है तो वो उनके लिए बहुत एक वे हो गया कि ये इसको, मतलब उन्हें गलत काम करने में ही पता नहीं क्यों वो उनको, क्यों, हालांकि मुझे लगता है ये भी इजी नहीं है, इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, पर पता नहीं उनको उसी में मजे आते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार एक नार्सिसिस्ट था, तो आ, उसने ही सेड कि मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, अब तो मुझे ना ड्रिंक करना पड़ेगा, अब तो अल्कोहल पीना भी पड़ेगा और पिलाना भी पड़ेगा, इसी से आगे बढ़ा जाता है लाइफ में। तो मैं सुन के बड़ी हैरान रह गई, मैंने कहा ये कौन सा तरीका है आगे बढ़ने का। ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर हमको करियर में आगे बढ़ना है तो हमें लोगों से कनेक्शन करना है, लोगों से कनेक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए हमको अल्कोहल लेना, खुद भी पियो और दूसरों को भी पिलाओ, ये क्या तरीका हुआ, ये तो कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। लेकिन उनकी उनकी बुद्धि ना काम ही इसी तरह से करती है। मतलब ये समझ लीजिए मैंने तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा,
तो हमारा तरीका क्या होता है, नहीं हम मेहनत करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मतलब हम हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, पढ़ाई करके या कुछ भी मेहनत करके कुछ बनते हैं। लेकिन उनको हर चीज में ना, हर चीज के गलत तरीके से ही उनको आगे बढ़ना है। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये सिखाने वाले उनके खुद के पेरेंट्स होते हैं, उनके खुद के, जो अपने अपने ही कोई इंसान अपनी माँ को गलत रास्ते पे चलता हुआ देखे, अपने ही फादर को गलत रास्ते पे चलता देखे, तो वो भी चलेगा, है ना, कि अच्छा, कि इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है जहां पे नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक लोगों को लगता है कि ये बड़ा इजी वे है अच्छे लोगों को मैनिपुलेट करके अपना काम करवाने का। अब एग्जैक्टली ब्लैक मैजिक होता है क्या है, इसको हम थोड़ा सा ना साइंटिफिक वे में समझते हैं इसको। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं, अरे यार, जो पढ़े लिखे लोग लगता है हम बड़े पढ़े लिखे हैं। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप तो पीएचडी हैं, आप ऐसी कैसी बातें कर रही है कि ब्लैक मैजिक ये तो कुछ नहीं होता। तो नहीं भाई, होता है, इसके पीछे भी एक साइंस है। क्या है वो साइंस? तो देखिए, उसमें क्या होता है कि हर वर्ड, मतलब हम कैसे समझे इस साइंस को, तो पहले आपको वर्ड्स की साइंस समझनी पड़ेगी। हर वर्ड के अंदर एक पावर होती है ना। तो पावर ऐसी भी होती है जो कंस्ट्रक्शन करे, और पावर ऐसी भी होती है जो डिस्ट्रक्शन करे। हम उसे यूज किस तरह से कर रहे हैं, इस चीज पर बहुत असर पड़ता है, कि हम उस पावर को किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसको किस तरह से कर रहे हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी एक पावर है, लेकिन हमने उसका एक कंस्ट्रक्टिव यूज किया। हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम, फॉर एग्जांपल, आप ये टीवी देख रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी से फैन चला रहे हो, एसी चला रहे हो, है ना, लाइट्स हैं, तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्टिव वे यूज करना। और डिस्ट्रक्टिव वे में हमने उसी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम आ, कुछ और भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं ना। और कई लोग जैसे बम वगैरह भी बना देते हैं या कुछ भी करते हैं, मतलब काफी चीजें डिस्ट्रक्टिव वे में भी होती हैं जो लोग करते हैं, नेगेटिव लोग करते हैं। तो हर एनर्जी को हम पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हैं, और हम हर एनर्जी को नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे वर्ड्स है, हर वर्ड के अंदर पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई इंसान अच्छा अच्छा बोलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, हमें कितना उसको सुनने से हमें कितनी शांति मिलती है ना। क्यों? क्योंकि उसके वो जो भी वर्ड्स यूज करे वो सारे पॉजिटिव वर्ड्स है, तो हमें अच्छा लगता है उसकी बात सुनना। ठीक इसी तरह से जब कोई इंसान बहुत नेगेटिव बोलता है या बहुत ही गलत तरीके से बात कर रहा है, उसके वर्ड्स अच्छे नहीं है, तो वो सुनकर अच्छा नहीं लगता है, कि हमें नेगेटिविटी से अपने अंदर फील होती है। तो हर वर्ड के अंदर एक पॉजिटिव पावर, एक पॉजिटिव एनर्जी या एक नेगेटिव एनर्जी होती है। मतलब एनर्जी तो एनर्जी है, लेकिन वो हमें कैसे फील करा रही है हमारे अंदर, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। तो जैसे हमारे मंत्राज होते हैं, है ना, तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें सब कुछ दिलाते हैं। यानी कि अगर हम उन मंत्रों की प्रैक्टिस करें तो हमें मन की शांति भी मिलती है, मनी फ्लो भी इम्प्रूव होता है, और अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं हर मंत्र के। ठीक इसी तरह से जो लोग ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, वो अलग तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, अलग तरह के सीक्वेंस यूज करते हैं, उनके भी वो मंत्राज होते हैं, लेकिन वो नेगेटिव होते हैं। तो जब किसी इंसान का नाम लेकर के उन मंत्रों को बोला जाता है, ठीक है, उन वर्ड्स की वो लोग प्रैक्टिस करते हैं लिखने की। तो जैसे मैंने पर्सनली एक नार्सिसिस्ट जो ब्लैक मैजिक करता था, उसको मैंने देखा हुआ है ये करते हुए। तब पता नहीं मैं, लेकिन इतनी डिल्यूजनल थी उस वक्त कि मुझे समझ नहीं आया कि यार ये कहते ना, नार्सिसिस्ट का मैजिक ऐसा होता है कि आपकी ना आंखें बंद हो जाती हैं, आप सामने के सामने देख रहे हो, गलत देख रहे हो, लेकिन आप खुद को बोलते रहते हो, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा वहम होगा, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा, है ना। तो मैंने उस पर्सन को देखा है, वो ग्रीन पेन लेकर के, और वो अलग अलग तरह के सिंबल्स एक पेपर पे बनाता था, डेली प्रैक्टिस करता था। रोज मुझे वो पेपर घर में मिलते थे बिखरे हुए, कई बार कभी टेबल में छुपा के रखता था, पर कई बार टेबल पे बिखरे हुए मिल गए, कभी मुझे जमीन पे कोई बिखरा हुआ मिल गया। तो प्रैक्टिस करते हैं वो इसको डेली, किसी का नाम लेकर के ना उन सिंबल्स को वो बनाते हैं। या फिर वो क्या करते हैं, आपके कपड़े लेकर के भी, उस कपड़े में आप, क्योंकि आप भी तो एक एनर्जी हो, और जो आप कपड़े पहनते हो उसमें भी आपकी एनर्जी चली जाती है, उस कपड़े को लेकर के भी वो कुछ मंत्र वंत्र ऐसे करते हैं। तो इस तरह से वो आपको एक नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। और इस तरह से ब्लैक मैजिक वर्क करता है नेगेटिव वे में। आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा, आपका आपका मनी फ्लो, आपके पैसे पे रोक लगा देंगे, आपकी लड़ाइयाँ करा देंगे लोगों से। ये सब में एक्सपर्ट होते हैं, और ये सब चीजें हुई हैं मेरे साथ, तो मुझे पता है कि ये चीजें होती हैं। अब आप क्या करेंगे, है ना। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अब ये तो हो गया ब्लैक मैजिक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक मैजिक होता है और इस तरह से लोग करते हैं, और इसका साइंटिफिक वे है, जैसे एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी।
एनर्जी समझते हैं ना, एनर्जी को तो आप एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एक नेगेटिव एनर्जी है। अब आपको खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है ब्लैक मैजिक से, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ये 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है थॉट, दूसरा होता है इमोशंस, और तीसरी होती है सोल। ठीक है, तो थॉट और इमोशन, ये जो दो चीजें होती है, इसके इसके ऊपर तो हमारी हीलिंग टेक्निक्स वगैरह बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी कोचिंग में जितने भी लोग आते हैं जिनमें बहुत सारे इश्यूज हैं, तो मुझे पता रहता है कि ये इमोशन, ये थॉट इनकी पास्ट लाइफ से आ रहा है, ये करंट लाइफ से आ रहा है, तो हम सारा हील करते हैं। वो सारा क्लियर करके आप बड़े हैप्पी और पीसफुल हो जाते हो। लेकिन जहाँ ब्लैक मैजिक आता है, ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज़ है जो थॉट और इमोशन से अलग ही चीज़ है, एनर्जी लेवल पर और सोल लेवल पर है ना। तो चाहे वो ब्लैक मैजिक हो या वो एक ट्विन फ्लेम भी कंसेप्ट है, ये सब एनर्जी का गेम है ना। नार्सिसिज्म इज ऑल अबाउट माइंड गेम्स। ठीक है, और टॉक्सिसिटी इज ऑल अबाउट इमोशंस और थॉट लेवल का गेम। और ये जो ब्लैक मैजिक आ जाता है ना, ये जो है सोल लेवल पर का गेम होता है, जो आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि बिल्कुल डेविल की एनर्जी को लिया गया है, तो आपको अब यहाँ पे भगवान की ही शरण में आना पड़ेगा। बिना भगवान की शरण में आए आपको कोई नहीं बचा सकता ब्लैक मैजिक से, कोई हीलिंग टूल टेक्निक आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जहाँ ब्लैक मैजिक आ जाता है, वहां पे आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है, और उसके लिए आपको भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा, सिर्फ भगवान बचा सकते हैं आपको। तो आप एक चीज याद रखें, कितने से बड़ा पावरफुल ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान हो, है ना, लेकिन वो भगवान से बड़ा नहीं है, नंबर वन। और नंबर टू, एक चीज है जिसे कहा जाता है सोल की फ्री विल, है ना। भगवान ने सभी को कर्म करने की फ्रीडम दी है, तो आपको कर्म करना पड़ेगा, वो कर्म है खुद को बचाना। तो मैं आपको बताती हूँ, जब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, तो मुझे रात के 12-12 1-1 बजे तक ऑलमोस्ट एवरीडे मुझे बहुत ज्यादा हेडेक होते थे। तो मुझे याद है वो फेज इतनी खराब थी, मतलब उस वक्त मैं थॉट लेवल पर, इमोशन लेवल पर तो ऑलरेडी मैं पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि नार्सिसिज्म मतलब बहुत ही क्लोज इंसान आपके साथ ये करता है, तो आप तो शॉक्ड हो जाते हो जब पहली बार पता चलता है ना आपको नार्सिसिज्म के बारे में कि ये इतने हद तक गिर सकते हैं ये लोग। तो पहले तो आप थॉट और इमोशन लेवल पर ही आप बुरी तरह से टूटे हुए हो, फिर सोल लेवल पर भी चीजें चल रही हैं। तो ये होता था कि मतलब 12-12 1-1 2-2 बजे तक मुझे डेली हेडेक्स होते थे। तो जब मैं आपको बताऊंगी भी कि आपको सोल्यूशन में क्या करना है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो उस वक्त इस तरह इतना ज्यादा असर था कि मतलब मेरे लिए वो पूजा करना भी बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं फिर भी किसी तरह से उठते गिरते पड़ते मैं बैठती थी, और बैठ करके मैंने बहुत मेहनत करी, और पूरा मतलब 2-2 आवर्स पर डे मैं करती थी, और इस तरह से मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी बढ़ाई, इतनी बढ़ाई, इतनी बढ़ाई कि जो मेरे हालात थे सारे ठीक हो गए, है ना। 21 डेज में आई वॉज ओके। फिर मैंने और बढ़ाई, क्योंकि मुझे एक बार, अगर आप समझ लीजिए ब्लैक मैजिक करने वाला नार्सिसिस्ट अगर आपकी जिंदगी में है, देन यू हैव टू टेक अप प्रिकॉशंस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आप आराम से नहीं बैठ सकते कि हाँ अब तो शायद सुधर गया होगा, ये लोग कभी नहीं सुधरते। मतलब जब इनकी डेथ होती है, उसके बाद इनको नर्क में बहुत उल्टा करके इनको जलाया जाता है, इनको बहुत ज्यादा इनको पेन दिया जाता है, क्योंकि इतनी क्रुएलिटी है ना इनके अंदर, इतनी क्रुएलिटी है, तभी तो इतना इतना गंदा कर पाते हैं ये। तो तब इनको बहुत बुरी तरह सजाएं मिलती हैं, इनकी सोल प्यूरिफिकेशन बड़ी मुश्किल से होता है। तो आप वो रिस्क नहीं ले सकते इनकी, हाँ भाई अब शायद पर्सन ठीक हो गया होगा, नहीं, यू हैव टू टेक प्रिकॉशन, एंड एवरी डे यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज। तो इसके लिए अब मैं आपको इसका उपाय बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आपको किस तरह से मैंने प्रोटेक्ट अपनी एनर्जी किस तरह से बढ़ाई, आपको इस तरह से आपको भी अपनी एनर्जी को इंक्रीज करना है। उसके लिए आपको, अगर आप देख रहे हैं आपकी मेंटल, आपकी हालत बहुत खराब हो रही है, आप बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हो, आपकी सोल, आपको वीकनेस फील हो रही है, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको, उसके लिए आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। ठीक है, तो आप पूरी तरह से हनुमान जी का और भगवान जो राम है उनका पूरा दरबार, जो उनकी फोटोग्राफ आती है, वो अपने मंदिर में रख करके आपको डेली मिनिमम 21 डेज कंटिन्यूशन में आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। और सुंदरकांड का पाठ करने के बाद आपको हनुमान जी का पूरा आरती करनी है, हनुमान जी की। और पाठ करने से भी पहले आपको भगवान को ही बोलना है कि भगवान मेरी तो ये हालत नहीं है कि शायद मैं लगातार 21 दिन कर सकूं, तो आप ही ऐसी कृपा करना कि मैं 21 डेज तक लगातार कर सकूं।
अगर आप अपने लेवल पर बोलोगे ना हाँ मैं तो कर लूंगी या मैं कर लूंगा, तो अपने आप कभी भी भगवान के आगे आप अपना ईगो नहीं दिखा सकते, है ना। तो भगवान के आगे आपको यही बोलना है, भगवान आप हमें वो शक्ति दीजिए कि हम 21 दिन तक ये पाठ कर सके। तो सुंदरकांड का पूरा पाठ करने में आपको 2 आवर्स लग जाते हैं, क्योंकि आप पाठ करोगे, आरतियां करोगे, सारा उसमें फिर आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ना है, बजरंग बाण भी पढ़ना है, हनुमान जी की जितनी स्तुतियां आप पढ़ सकते हो आप वो पढ़िए, है ना। भगवान राम की भी आपको आरती करनी है। तो 21 डे मिनिमम है। इतना करने से क्या होगा, आपकी पूरा जो ऑरा है वो इतना पॉजिटिव हो जाएगा, तो जितना भी ब्लैक मैजिक है ना वो सारा हटता चला जाएगा। अभी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर किस किस लेवल का किया है। यानी कि अगर आपके ऊपर बहुत ही हाईएस्ट लेवल का ब्लैक मैजिक करा हुआ है, बहुत ही ज्यादा, तब आपको 21 दिन से भी ज्यादा आपको करना पड़ सकता है। एक बार उस एक्युमुलेटेड जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हटाने के लिए आपको 51 डेज का भी करना पड़ सकता है, आपको 108 डेज का भी करना पड़ सकता है। तो ये आप सिचुएशन देखिए, जैसे मेरी तो 21 डेज में करके मेरा तो सारा सब कुछ ठीक हो गया था, है ना। उसके बाद में अब मैं वीकली भी कर लूँ तो मेरा आराम से काम चल जाता है। अब वो चाहे कितने बड़े से बड़े तांत्रिकों लोग को लेकर के आ जाए, 10 जगह से कराए, मेरे ऊपर काला जादू कुछ भी कराए, तो अभी मेरे ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी एनर्जीज मैंने इतने लास्ट ईयर से अभी तक मैंने बहुत इंक्रीज कर ली अपनी स्पिरिचुअल पावर्स। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना ज्यादा है ना। तो जितना ज्यादा अंदर एक्यूमुलेटेड नेगेटिव एनर्जी है उतनी ही ज्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और आपको मेहनत करने से कभी डरना नहीं चाहिए। मेरे गुरु ना एक बहुत अच्छी बात बोलते थे, कहते थे जब हम जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे किसी फ्लैट उस पे जा रहे हैं, तो हम आराम से कोई साइकिल चला रहा है तो धीरे धीरे चलाता जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसे स्लोप आ गया और उसको ऊपर की तरफ जाना है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तभी वो चढ़ पाएगा। तो वो हमेशा कहते थे कि जब परेशानी आए, मुसीबत आए, तो आपको हारना नहीं है, आपको डबल मेहनत करनी है, डबल मेहनत करके आगे बढ़ो आप। तो ठीक इसी तरह से लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ भगवान के हेल्प से ही ठीक हो सकती हैं, और कोई तरीका नहीं है। और आज का ये इतना खराब टाइम है ना, अच्छे अच्छे मॉडर्न दिखने वाले लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, अच्छे अच्छे मॉडर्न दिखने वाले लोग, आप यकीन नहीं करोगे, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग करते हैं ब्लैक मैजिक। तो प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और अपनी प्रोटेक्शन के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप किसका पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी का पाठ करें। और क्योंकि भगवान को पता है ना, बस आपका दिल सच्चा होना चाहिए। अगर एक ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान सुंदरकांड का पाठ करेगा या हनुमान जी का पाठ करेगा, तो उसे हनुमान जी से, भगवान से ऐसी पनिशमेंट मिलेगी ना, कि मतलब पहले तो तुमने 10 लोगों को परेशान किया, फिर तुम वो पाठ करके तुम क्या सोचो तुम प्रोटेक्ट हो जाओगे? नहीं। तो पहली चीज है, भगवान से मदद लेने अगर आप जा रहे हो तो पहले तो आप खुद सही होने चाहिए, आपकी खुद की एनर्जी अच्छी होनी चाहिए, आप खुद सही और सच्चे इंसान होने चाहिए। तब आप जब भगवान की पूजा करोगे तब भगवान आपको फल देते हैं। भगवान पूजा का फल उसी को देते हैं जो अच्छा इंसान होता है, और जब खराब इंसान जो पूजा करता है ना, तो उसको पहले उसके पापों का फल मिलेगा, फिर उसके बाद जाके अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, भगवान भगवान तो सबसे प्यार करते हैं, पर आपने देखा होगा कि पुराने सीरियल से भी दिखाते थे कि राक्षस हमेशा जाके भगवान से कंप्लेन करते थे कि आप ना हमेशा देवताओं की उनको ही फेवर करते हो, आप हमेशा उनको ही जिताते हो, आप हमें हरा देते हो, आप देवताओं से प्यार करते हो, आप हमसे प्यार नहीं करते हो। तो ऑब्वियसली जो सही रास्ते पे चलेगा भगवान उसी से प्यार करेंगे, जो गलत रास्ते पे चलेगा उससे नहीं करेंगे। तो आपको ये चीज समझने की, हर इंसान को ये पहले तो खुद से पूछना है क्या वो सही इंसान है, क्या वो अच्छा इंसान है। तो अगर आप अच्छे जगह, आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो तो ये सारे पूजा पाठ करने का फल आपको मिलेगा। और अगर आप अच्छे रास्ते पे नहीं चल रहे हो तो सीधे सीधे उसका प्रोसेस ये है, पहले आपके आपको बुरे हुए कर्मों का, भगवान की जितनी ज्यादा पूजा करोगे, लोग सोचते हैं कि भगवान की पूजा करने से ना सीधे सीधे मुझे अच्छी चीजें मिल जाएगी, नहीं। भगवान का अपना एक सिस्टम है, और वो सिस्टम क्या है कि जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो पहले भगवान आपके ना निगेटिव कर्मास को क्लियर करते हैं। तो पहले आपके पास जितनी भी आपने जो गलत काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, पहले आपको वो सब चीजें भगवान भुगतवा देते हैं। जब वो सारे आपने पाप भुगत लिए, आपका मन साफ हो गया, क्लियर हो गया, फिर भगवान कहते हैं अब तुम लो ये अच्छी अच्छी चीजें। तब भगवान आपको सब चीजें देते हैं, आपको पैसा भी देंगे, आपको अच्छे से, आपको अच्छी रिलेशनशिप्स भी देंगे, आपको अच्छी हेल्थ देंगे। पर वो सब कुछ देने से पहले भगवान आपका ना सारी नेगेटिविटी, सारी गंदगी, सारी चीजें भगवान सारी की सारी क्लियर करा देते हैं। तो ये पूरा इसका सिस्टम है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो। तो ये इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से
नार्सिसिज्म एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, और दूसरी चीज क्या है कि कैसे ब्लैक मैजिक क्या होता है, किस तरह से हमें अफेक्ट करता है और किस तरह से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो भगवान का हाथ कभी ना छोड़े। जितनी ज्यादा मुसीबत है ना, उतना ही भगवान के साथ आप लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, और आप भगवान आपको हर प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल देंगे। तो जहाँ पे थॉट और इमोशन की बात है, वहाँ पे सारी हीलिंग टूल एंड टेक्निक आते हैं, और जहाँ पर सोल लेवल की बात होती है, तो वहाँ पर आपको भगवान से जुड़ना ही पड़ेगा, है ना, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको थॉट और इमोशंस लेवल पर हीलिंग चाहिए तो वो, और इनफैक्ट सोल लेवल पे भी मैं कुछ कुछ चीज़ें बताती हूँ। हीलिंग प्रोग्राम है मेरा, सोल सर्जरी सिस्टम। तो अगर वो आपको ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने वुंड्स को हील करके एक हैप्पी, पीसफुल, प्रॉस्परस पर्सन बन सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। और मैं कोशिश करूंगी कि जो नेक्स्ट वीडियो है, आप लोगों का जो फेवरेट है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर केस स्टडी, वो मैं डिस्कस करूं। काफ़ी टाइम से मैंने वो वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।